वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, यह कक्षा 11 के बायोलॉजी का क्लास चल रहा है। अध्याय नंबर है 18 और मैंने इस चैप्टर का 4 वीडियो पहले ही बना दिया है। यह 5वां वीडियो है। अगर आपने वो सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पे यहाँ या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप उन्हें देख सकते हैं ताकि यह चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव परिसंचरण तंत्र के बारे में। मानव परिसंचरण तंत्र क्या होता है, तो चलिए शुरू करते हैं। मानव परिसंचरण तंत्र, जिसे रक्त वाहिनी तंत्र भी कहते हैं, जिसमें कक्षों में बना पेशी हृदय, शाखित बंद रक्त वाहिनियों का एक जाल, रक्त एवं तरल समाहित होता है। तो देखिए, मानव परिसंचरण तंत्र को एक और नाम है रक्त वाहिनी तंत्र, इसलिए कि रक्त के परिसंचरण के लिए रक्त वाहिनियों का एक पूरा संजाल होता है। रक्त वाहिनी तंत्र में क्या क्या होता है, तो रक्त वाहिनी तंत्र में एक तो पेशी हृदय होता है, इसके अलावा जो रक्त वाहिनियां होते हैं उनका जाल होता है, जिसमें रक्त और तरल समाहित होते हैं। मतलब रक्त भी होता है और कुछ तरल पदार्थ भी होते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग और पहले वाले कुछ चैप्टर में पढ़े ही हैं। चलिए अब आगे शुरू करते हैं। हृदय। हृदय की उत्पत्ति मध्य स्तर यानी मेसोडर्म से होती है। आपने पढ़ा होगा कि जब जो 3 जनन स्तर बनता है उसी से पूरे शरीर का निर्माण होता है। 3 जनन स्तर, ठीक है। तो उसमें तीनों कौन कौन सा होता है? एक होता है मेसोडर्म, एक होता है एंडोडर्म और एक होता है एक्टोडर्म। एक्टोडर्म मतलब जो बिल्कुल बाहर वाला है, एक होता है एंडोडर्म जो बिल्कुल भीतर वाला। जो मध्य स्तर होता है उसे कहते हैं मेसोडर्म। वहीं से हृदय की उत्पत्ति होती है, ठीक है। तथा यह दोनों फेफड़ों के मध्य वक्ष गुहा में स्थित होता है। यह थोड़ा सा बाईं ओर झुका रहता है। यह बंद मुट्ठी के आकार का होता है। तो देखिए हृदय कहाँ होता है, तो हृदय दोनों फेफड़ों के बीच में और थोड़ा सा बाईं ओर दबा रहता है। कैसा होता है, तो यह बंद मुट्ठी के आकार का होता है। यह दोहरी भित्ति के झिल्लीमय थैली हृदयावरणी द्वारा सुरक्षित होता है, जिसमें हृदयावरणी द्रव भरा होता है। अब ये देखिए दोहरी भित्ति से घिरा होता है और उसमें हृदयावरणी द्रव भी भरा रहता है। हमारे हृदय में 4 कक्ष होते हैं, जिसमें 2 कक्ष अपेक्षाकृत छोटे तथा ऊपर की ओर होते हैं, ठीक है। तो 2 कक्ष जो छोटे और ऊपर की ओर होते हैं उन्हें अलिंद कहते हैं। अलिंद को इंग्लिश में आर्टिया भी कहते हैं, ठीक है। तो जो 2 कक्ष होते हैं उन्हें आर्टिया या फिर अलिंद कहते हैं। तथा 2 कक्ष अपेक्षाकृत बड़े होते हैं, जिन्हें निलय या फिर वेंट्रिकल कहते हैं। यानी हमारा हृदय 4 कक्ष का होता है और उन चारों कक्षों में 2 अलिंद होता है और 2 निलय होता है। अलिंद ऊपर की ओर होता है जबकि निलय नीचे की ओर होता है। अलिंद थोड़ा छोटा होता है जबकि निलय बड़ा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक पतली पेशीय भित्ति जिसमें अंतर अलिंदी पट कहते हैं। एक अंदर अलिंदी पट होता है। तो फिगर में मैं आगे दिखाता हूँ। वास्तव में क्या होता है कि जो अलिंद और निलय होता है उसके बीच में एक पट होता है जिसे अंतर अलिंदी कहते हैं। दाएं एवं बाएं अलिंद को अलग करती है, जबकि एक मोटी भित्ति जिसे अंतर निलयी पट कहते हैं जो बाएं एवं दाएं निलय को अलग करती है। चित्र 18.2। तो चलिए अब चित्र में देखते हैं, वहां से आप अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। फिर भी यहाँ पे ध्यान दीजिए, दाएं एवं बाएं अलिंद को अलग करती है, ठीक है। तो जो दाएं और बाएं, यहाँ पे देखिए दाएं एवं बाएं अलिंद को जो अलग करती है उसे कहते हैं हम लोग अंतर अलिंदी पट। जबकि जो नीचे बाएं और दाएं निलय को अलग करती है, बाएं और दाएं निलय को अलग करती है, उसे अंतर निलयी पट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर अंतर निलयी भी कहते हैं। अब फिगर में चलते हैं, वहां पे आप अच्छे से समझिएगा। देखिए यहाँ पे आप इस फिगर को देख रहे होंगे, ये एक मानव हृदय का फिगर है और इसमें चलिए अब इसके अंगों को देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हृदय 4 कक्षीय होता है। जो मानव का हृदय होता है
वो 4 कक्षीय होता है। और किसके जैसा होता है? तो यह होता है एक बंद मुट्ठी के प्रकार का, इस तरह से कुछ। यहाँ पे देखिए, इसमें 2 अलिंद होते हैं जो ऊपर वाला हिस्सा है, और 2 निलय होता है नीचे की तरफ। ये 4 कक्ष है। वही हृदय में आप देख सकते हैं, पहला कक्ष ये है, ये दूसरा कक्ष है, ये तीसरा कक्ष है, और ये चौथा कक्ष है। ठीक है, तो हृदय में 4 कक्ष होता है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे जो आप महाशिरा देख रहे हैं, ये महाशिरा, ये नीचे से जाती है, ये शरीर के नीचे से जाती है महाशिरा, और ये शरीर के ऊपरी भाग से ये महाशिरा आ करके यहाँ पे खुलती है। और जो महाशिरा होती है वह क्या करती है? तो वह अशुद्ध रक्त को, अशुद्ध रक्त का मतलब है अऑक्सीजनेट ब्लड, यानी ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वहां से। तो ये क्या करता है? पूरे शरीर से जो अशुद्ध रक्त होता है, यहाँ पे याद रखिएगा, शुद्ध अशुद्ध का मतलब इस प्रकार है कि शुद्ध का मतलब है जिसमें ऑक्सीजन वाला ब्लड है, और अशुद्ध का मतलब है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है। तो अशुद्ध रक्त आप जो देख रहे हैं, वो अशुद्ध रक्त यहाँ महाशिरा से नीचे की ओर आता है। इसमें किसमें? ये ऊपर वाला हिस्सा है, इसे कहते हैं दायां अलिंद। ठीक है, ये दाहिना अलिंद लिखा है, तो ये दायां अलिंद है। इसमें क्या होता है? अशुद्ध रक्त आता है। उसके बाद ये इस यहाँ से देखिए, ये नीचे जाने वाला हिस्सा है, यहाँ से ब्लड नीचे जाता है। तो जो निचला हिस्सा, ये वाला पूरा हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है, दूसरा हिस्सा, इसे कहते हैं दायां निलय। ठीक है, ठीक इसके उल्टा साइड, इस साइड जाइएगा तो यहाँ पे आपको बायां अलिंद दिखने को मिलेगा और बायां निलय देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप 4 अंग याद कर लीजिए, ये बायां अलिंद, बायां निलय, इधर यहाँ पे दायां अलिंद है, और यहाँ पे दायां निलय है। उसके बाद देखिए क्या होता है, ये महाशिरा मैंने आपको बता ही दिया। अब ब्लड जो यहाँ से आता है, जो अशुद्ध रक्त होता है, वो बायां अलिंद से बायां निलय में जाता है। बायां निलय से ये यहाँ से ये जो आपको ये फुसफुसीय महाधमनी दिख रही है, यहाँ से ये ब्लड इसमें निकल जाता है। फिर एक चक्कर लगा करके फेफड़े के, वो आगे हम लोग जानेंगे, फिर से ये दायां अलिंद में आता है। ठीक है, और दायां अलिंद से फिर ब्लड जाता है इसे नीचे, और यहाँ से फिर ये निकल जाता है महाधमनी में। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो नीले कलर से दर्शाया गया है उसमें अशुद्ध रक्त बहता है, और जो रेड कलर से दिखाया गया है उसमें शुद्ध रक्त बहता है। अब इसमें देखिए बीच में यहाँ पे कुछ पेशियां होती है, ये जो बायां अलिंद और दायां अलिंद के बीच में, सॉरी ये नीचे निलय वाला है नहीं सा है ना, तो बाएं निलय और दाएं निलय के बीच में दीवार का काम करती है। ठीक है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको ऊपर जब टेक्स्ट पढ़ रहे थे तब बताया था। यहाँ पे देखिए ये कोटरलिंद गांठ है, ये ऊपर से ओर आता है जिससे अलिंद का निर्माण होता है, जबकि यहाँ पे ये है अलिंदी निलयी गांठ जिससे निलय का निर्माण होता है। ठीक है, क्योंकि यह एक विशेष प्रकार की पेशी से बना होता है, और ये पेशियां इन्हीं दोनों से बनती हैं। उसके बाद यहाँ पे ये फुसफुस धमनी आप देख रहे हैं, तो फुसफुस धमनी में क्या होता है कि यह अशुद्ध रक्त को ले जाता है धमनी, और लेकर के जाता है किसके पास? फेफड़े के पास। ये शायद मैंने आपको बता ही दिया था, और ये तो महाधमनी है। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने सभी अंग बता दिए हैं। फिर अगर जरूरत पड़ेगा तो मैं आपको यहाँ फिगर पर, हाँ यहाँ पे देखिए, ये इसको कहते हैं त्रिकपाट। देखिए यहाँ पे त्रिकपाट होता है, और ये त्रिकपाट क्या करता है? तो अलिंद और निलय के बीच दीवार का काम करता है, दरवाजा का काम करता है। ये खुद बंद हो सकता है और खुल जाता है। जब ऊपर से ब्लड नीचे जाना रहता है तो ये खुल जाता है, और जब फिर जब ये क्या होता है, हृदय संकुचित होता है, उस समय ये बंद हो जाता है। और ये खोलने बंद करने में इसे ये जो कार्डिये टेरेंडिये होते हैं, ये तंतु जैसी संरचनाएं हैं, ये मदद करती है। आपको पता होगा कि हृदय में क्या होता है? संकुचन होता है और शिथिलन होता है। संकुचन का मतलब सिकुड़ जाता है, और शिथिलन का मतलब फूल जाता है। जो नीचे वाला हिस्सा है निलय, ये होता है संकुचित होता है और शिथिलित होता है। जब संकुचित होता है तब क्या होता है? ब्लड ऊपर की ओर पंप करता है। ठीक है, हृदय से ब्लड बाहर निकलता है। और जब शिथिलित होता है
तब बाहर से ब्लड हृदय में आता है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा मिटा करके फिर आपको दिखाता हूँ। तो देखिए अब यहाँ पे आप फिगर में, वास्तव में जो शरीर से अशुद्ध ब्लड होता है वो इसके माध्यम से बाएं अलिंद में आता है। बाएं अलिंद से यह त्रिकपाट होकर के, आपको मैंने बताया हृदय क्या होता है, संकुचित होता है और फूलता है। जब संकुचित होता है तो यह छोटा हो जाता है। यह क्या हुआ है, संकुचित हुआ है। संकुचित में क्या होता है, छोटा होता है। जब छोटा होता है तब रक्त हृदय से बाहर निकलता है। और दूसरा होता है शिथिलित। जब शिथिलित होता है ना तो हृदय बड़ा हो जाता है, इसे कहते हैं शिथिलित। जब शिथिलित होता है, जब शिथिलित होता है तब क्या होता है, तब ये ब्लड रक्त इसमें हृदय के अंदर आता है। अब देखिए क्या होगा, जब शिथिलन होगा यानी शिथिलित होगा हृदय, तब बाहर से जो शरीर के अंदर अशुद्ध ब्लड था वो अलिंद में आ जाएगा। और यहाँ अलिंद से फिर वो ये त्रिकपाट बाहर की ओर खोलता है, मतलब नीचे की ओर ऐसे। तो ये ब्लड आ जाएगा इसमें, इसमें बायां, ये सॉरी ये दायां था अलिंद था ना, दायां अलिंद में, और उसके बाद दायां निलय में आ जाएगा। फिर ये जब संकुचित होगा यानी सिकुड़ेगा, उस समय क्या होगा कि ये त्रिकपाट बंद हो जाएगा। और त्रिकपाट बंद हो जाने के कारण अब ब्लड तो ऊपर जाएगा नहीं, तो इस बार ब्लड इधर से महाधमनी के माध्यम से चला जाएगा। ये महाधमनी फुसफुस धमनी के माध्यम से चला जाएगा, किसमें, फेफड़े में। फेफड़े में जाएगा, ब्लड शुद्ध होगा। फिर जब यह एक बार संकुचित होगा तो उस बार यह फुसफुस शिरा के माध्यम से ब्लड इस बार इसमें आएगा, तो बायां अलिंद में आएगा, बायां अलिंद तक आएगा। और बायां अलिंद में जब आता है तो इस समय तक रक्त शुद्ध हो चुका होता है। ठीक है, उसके बाद ये है द्विकपाट, ये भी नीचे की ओर खोलता है। ये फिर ब्लड आ जाएगा बाएं निलय में। और फिर जब ये संकुचित होगा, अब जब संकुचित होगा तब क्या होगा, ये ब्लड यहाँ से महाधमनी के माध्यम से निकलेगा और पूरे शरीर में चला जाएगा। यानी आप इसको देखें कि ब्लड कैसे आता है, तो इस तरह से ब्लड का रास्ता कुछ इस तरह से है। यहाँ मैं इसको दिखाता हूँ आपको, देखिए यहाँ से इधर से जाएगा ब्लड और इधर से हृदय में घुसेगा। उसके बाद जाएगा यह दायां अलिंद में, दायां अलिंद से जाएगा दायां निलय में, दायां निलय के बाद जाएगा फुसफुस धमनी में, फुसफुस धमनी से जाएगा इसमें इसमें फेफड़े में जाता है। ठीक है, फेफड़े में जाएगा। और फेफड़े से बाद फिर ब्लड आएगा बायां अलिंद में, बायां अलिंद के बाद बायां निलय में, और बायां निलय से ब्लड निकल करके फिर जाएगा महाधमनी के माध्यम से पूरे शरीर में जाता है। इस तरह से ब्लड पूरा संचरण होता है, पूरा ब्लड का संचरण होता है। मुझे उम्मीद है अब आपको यह समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे जानते हैं। अपनी अपनी ओर के अलिंद एवं निलय एक मोटे रेशियो उत्तक जिसे अलिंद निलय पट द्वारा पृथक रहते हैं। हालांकि इन पटों में एक छिद्र होता है जो एक ओर के दोनों कक्षों को जोड़ता है। दाहिने अलिंद और दाहिने निलय के रंध्र पर 3 पेशी पलों या वलनों से युक्त एक वाल्व पाया जाता है। इसी को जो ये वाल्व पाया जाता है यही त्रिकपाट है। क्योंकि 3 पेशी से जुड़ा होता है ना, 3 पेशी से, इसलिए इसे त्रिकपाट कहते हैं। और रंध्र मतलब एक छिद्र, तो एक छिद्र के रूप में रहता है जो त्रिकपाट के रूप में, तो उसी को त्रिकपाट कहते हैं। इसे ट्राइकप्सिड यानी त्रिवलनी कपाट या वाल्व कहते हैं। तो यहाँ पे आप त्रिवलनी लिखा है, जिसे आप त्रिकपाट भी कहते हैं, या फिर त्रिवलनी कपाट भी कह सकते हैं, या फिर इसे वाल्व भी कह सकते हैं। उसी प्रकार बाएं अलिंद तथा बाएं निलय के रंध्र, रंध्र मतलब होता है छिद्र, पर एक, आगे देखते हैं, एक द्विवलनी कपाट यानी मिट्रल कपाट होता है। तो मैंने आपको बताया है कि दाएं निलय और दाएं अलिंद के बीच जो एक रंध्र होता है, जो एक छिद्र होता है, एक दरवाजा होता है, वहां पे त्रिकपाट होता है। जबकि बाएं अलिंद और बाएं निलय के बीच में जो एक छिद्र होता है वहां पे द्विकपाट होता है। दाएं तथा बाएं निलयों से निकलने वाली क्रमशः फुसफुसीय धमनी तथा महाधमनी का निकास द्वार अर्धचंद्र कपाट युक्त से होता है
यानी अर्धचंद्राकार होती है उसकी संरचना, मतलब आधा चंद्र जैसा। हृदय के कपाट रुधिर को एक दिशा में ही जाने देते हैं, अर्थात अलिंद से निलय और निलय से फुसफुस धमनी या महाधमनी। कपाट वापसी या उल्टे प्रवाह को रोकते हैं। तो मैंने आपको बताया था इस कपाट की विशेषता क्या है। यहाँ पे देखिए, इस कपाट की विशेषता है कि यह केवल एक दिशा में खुलता है। ठीक है, यहाँ पे मैं कलर चेंज करता हूँ। यह केवल एक दिशा में खुलता है, यानी यह केवल नीचे की ओर खुलेगा, ऊपर की ओर नहीं खुलेगा, ये इधर नहीं खुलेगा, इधर नहीं खुलेगा, केवल नीचे की ओर खुलेगा। वैसे ही ये भी केवल नीचे की ओर खुलेगा, केवल एक ही दिशा में खुलता है, दोनों दिशा में नहीं। ठीक है, यानी इसी कारण ब्लड केवल अलिंद से नीले में जा सकता है, नीले से अलिंद में नहीं जाएगा। ये दाएं और बाएं दोनों में उसी प्रकार होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ तक, अर्थात अलिंद से निलय और निलय से फुसफुस धमनी महाधमनी, कपाट वापसी उल्टे प्रवाह को रोकते हैं। ये मैंने आपको बताया दिया। यह हृदय पेशियों से बना होता है। निलयों की भित्ति अलिंदों की भित्ति से बहुत मोटी होती है। यह विशेष प्रकार की हृदय पेशिन्यास, जिसे नोडल ऊतक कहते हैं, भी मनुष्य में पाया जाता है। इस ऊतक का एक धब्बा दाहिने अलिंद के ऊपरी कोने पर स्थित होता है, जिसे सिरा अलिंदर पर्व कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि जो नीलेयों की भित्ति होती है वह अलिंदों की भित्ति से मोटी होती है, यानी जो अलिंद होते हैं ना वो मोटे भित्ति से बने होते हैं। ठीक है, और ये किससे बने होते हैं? तो एक विशेष प्रकार के पेशी ऊतक से बने होता है, जिसे पेशीन्यास कह रहा है। उसे क्या कहते हैं? नोडल ऊतक। ठीक है, उस नोडल ऊतक से ही वो बनते हैं। और नोडल ऊतक भी दो प्रकार के होते हैं। कैसे? तो देखिए, इस ऊतक का एक धाबा दाहिनी अलिंद के दाहिनी ओर ऊपर कोने पर होता है, जो मैंने आपको ऊपर दिखाया था, पीले रंग का था। आप बैक करके देख भी सकते हैं। ठीक है, कोने पर होता है, जिसे सिरा अलिंद पर्व कहते हैं। शॉर्ट में इसे SAN भी कहते हैं। इस ऊतक का दूसरा पिंड दाहिनी अलिंद के नीचे कोने पर अलिंद निलयी पट के पास स्थित होता है, जिसे अलिंद निलय पर्व कहते हैं। ठीक है, इसको मैंने आपको दिखाया था फिगर में। आगे देखते हैं। नोडल ग्रंथिल रेशों का एक बंडल, जिसे अलिंद निलय बंडल कहते हैं। ठीक है, अंतर निलय पट के ऊपरी भाग में अलिंद निलय पर्व से प्रारंभ होता है तथा शीघ्र ही दाई एवं बाई शाखाओं में विभाजित होकर अंतर निलय पट के साथ पश्च भाग में बढ़ जाता है। तो जो मैंने आपको यहाँ पे हृदय दिखाया था ना, ये हृदय कुछ इस तरह से, सॉरी, ये इस तरह से था। ठीक है, तो ये नीचे वाला जो होता है उसी की बात करें, वो विशेष प्रकार के ऊतक का बना होता है, जो निलय और अलिंदों को, सॉरी, दोनों निलयों को, जो दायां निलय है और बायां निलय है, उसको अलग करता है। ठीक है, इन शाखाओं से संक्षिप्त रेशे निकले होते हैं, जो पूरे निलयी पेशी विन्यासों में दोनों तरफ फैले रहते हैं, जिसे पुरकिंजे तंतु कहते हैं। नोडल ऊतक बिना किसी बाह्य प्रेरणा के क्रिया विभव पैदा करने में सक्षम होते हैं, जिन्हें स्व उत्तेजनशील कहते हैं। हालांकि 1 मिनट में उत्पन्न हुए क्रिया विभव की संख्या नोडल तंत्र के विभिन्न भागों में घट बढ़ सकती है। अब वहां पे आपने यहाँ पे देखा था कि यहाँ से अनेक सारे रेशे निकले होते हैं, उन्हीं रेशों को क्या कहते हैं? पुरकिंजे तंतु कहते हैं। और जो नोडल ऊतक होता है उसी के द्वारा पूरा हृदय का जो उसमें संकुचन और शिथिलन है, यानी संवेदना उत्पन्न करने की जो शक्ति है, वो उसी द्वारा घटती बढ़ती है। सिरा अलिंद पर्व, यानी जिसे गांठ कह रहे थे हम लोग, सबसे अधिक क्रिया विभव पैदा कर सकती है। जो सिरा अलिंद पर्व होता है ना, वह सबसे अधिक क्या करती है? क्रिया विभव उत्पन्न करती है, यानी कितना कंपन करना है, संकुचन और शिथिलन करना है, वो कितना जल्दी कर सकती है। यह 1 मिनट में 70 से 75 बार क्रिया विभव पैदा करती है तथा हृदय का लयात्मक संकुचन को प्रारंभ करता है तथा बनाए रखता है। तो देखिए, हृदय 1 मिनट में 70 से 75 बार क्रिया विभव पैदा करता है, यानी 70 से 75 बार संकुचन और अनुशिथिलन होता है, यानी धड़कता है। इसलिए हम लोग कहते हैं
कि हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। वास्तव में वो 70 से 72 बार के बीच में कितना बार धड़क सकता है, लेकिन औसत मान के चलते हैं कि वो लगभग 72 बार धड़कता है। इसलिए इसे गति प्रेरक यानी पेस मेकर भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यही गति कराता है, शिथिलन और संकुचन। इससे हमारे सामान्य हृदय स्पंद दर 70 से 75 प्रति मिनट होती है। औसतन 75 स्पंदन प्रति मिनट होता है। ठीक है, तो औसतन इसे 72 मान लेता है। तो ये था पूरा हृदय का बनावट और उसका कैसे कौन सा अंग काम करता है, वो सारा कुछ। अब अगले वीडियो में हम जानेंगे हृदय चक्र के बारे में। यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। कोई शिकायत या सुझाव हो उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।